11,000, which is 11,000. And then you total and get the balance. What should be your balance? Any idea? Automatically you'll get 10,000. Automatically 10,000. ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. 12th में किया था लास्ट ईयर, यही साल 2 महीने पहले, 1 महीने. 12th में भी सेम सम किया था. और ये कंसेप्ट आगे इंटर में भी एक चैप्टर आएगा, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट, उसमें भी काम सेम कंसेप्ट. और ये तो लाइफ टाइम का कंसेप्ट है, बहुत काम की चीज है. ओके, ये टू बैलेंस CD becomes बाय बैलेंस BD on 1/7/11. अब सोच के बताओ, तीसरे साल का इंटरेस्ट आप कौन से अमाउंट पे लोगे? ऑब्वियसली 10,000 रुपए लोगे. क्यों पता है? तीसरे साल आपने कितना यूज किया पैसा? 10,000. कितने टाइम के लिए कितना पैसा वापरा? समझा? हेलो. और इधर आप टोटल पेमेंट कर दोगे तो टू बैंक, विच इज 10,500. 10,000 ऑफ प्रिंसिपल प्लस 500 ऑफ इंटरेस्ट. दिस इज 10,500. 10,500. लास्ट ईयर में इट विल टैली. लास्ट ईयर में इट विल टैली. व्हाई इट विल टैली? पूरा पेमेंट हो गया है. यस, कोई दिक्कत. अभी सर ले लो यार 500. सर लो. समझ में आया ये पार्ट? सर एक बार स्कोर कर दो. All of you got this? 44.2. यार आओ, डकवर्थ लूज है. चलो सुनो मेरा बात. ये समझ में आया कंसेप्ट? इसमें मैंने आपको एक और चीज बता दिया था, होम लोन का कंसेप्ट. When you take a home loan, let's say 1 crore. 1 crore पे 20 साल का EMI भरोगे, तो how much interest you end up paying? $1 crore के home loan पे how much interest are you going to pay over a span of 20 years? 8.5%. More than 1 crore, it will be 1.2 crores. 1.2 crore. 1 करोड़ का लोन है 20 साल का, तो हर साल आपका इंस्टॉलमेंट रहेगा 5 लाख. तो पहले साल का इंटरेस्ट लगता है 1 करोड़ एट द रेट ऑफ 8%, विच इज अराउंड 8 लाख. सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लगेगा 95 लाख पे, विच इज ऑल्सो अप्रोक्स 8 लाख. थर्ड ईयर पे 90 लाख. फोर्थ ईयर 85 लाख, देन 80 lakhs, and so on and so forth. People don't understand that. They buy it in enthusiasm and then they start crippling after a few years. ये लोन तो साला खत्म ही नहीं होता, ये दुख का है, खत्म नहीं होता. Okay? ऐसा हालत होता है. So whenever there are two ways to get out of this trap. एक, अगर आपके पास पैसा है lump sum, तो upfront down payment में ज्यादा से ज्यादा पैसा दे दो. घर खरीदना है ना, या गाड़ी खरीदनी है, या whatever you want to buy an asset on loan, pay upfront whatever down payment is possible. Try to see one of a couple of friends, both are CS, one is a CA, one is partly CS, आप बोल सकते हो, half CA. तो दोनों जन ने या कपल, उन्होंने वाइफ इज हाफ CA, हस्बैंड इज CA, तो उन्होंने घर लिया अराउंड 1.7 CR. तो 1.7 CR में से their family supported and all, they paid off 1.2 CR.
अपफ्रंट, तो दे टुक जस्ट अ लोन ऑफ 50 lakhs. अभी 1.7 CR में ये लोग तो स्कीम में डालते हैं कि 20% डाउन पेमेंट करो, 80% लोन अवेलेबल है. तो आप सपोज 35-40 लाख करके 1 करोड़ 30 लाख का लोन उठाओगे, सपोज योर मंथली EMI कम्स टू अराउंड 1,10,000 to 1,20,000. हर महीने आपका 1,10,000 से 1,20,000 किस में जाएगा? EMI. अब 1,10,000 या 1,20,000 EMI चुकाने के लिए आपको कम से कम 2 लाख की जॉब चाहिए या 2 लाख की अर्निंग्स चाहिए पर मंथ, क्योंकि खर्चा भी तो निकालना है और सेविंग्स भी तो करनी है. तो कम से कम 2 लाख का जॉब, मतलब महीने साल भर का 25 लाख का आपका जॉब होना चाहिए, जो 25 लाख आपको आफ्टर टैक्स मिलने वाला है, क्योंकि इन हैंड आपको 25 लाख चाहिए और आप जाओगे 30% to 20% टैक्स ब्रैकेट. मतलब उसके लिए आपका प्री टैक्स अर्निंग कम से कम 35 लाख होना चाहिए. 33 to 35 लाख, मतलब महीने का 3 लाख रुपए आपको अर्न करना पड़ेगा सिंपली फॉर अ हाउस ऑफ 1 BHK, 1.5 BHK इन कानपुर. 1.5 BHK और 2 BHK मैक्सिमम 2 BHK. एंड उसमें भी सीन क्या है? दिस स्टोरी इज ऑन फॉर 20 years. By the end of 20 years, you are again hunting for a new home because your children have grown old. So वापस एक नया घर, मम्मी पापा साथ रहते रहूं, बंदा में इंडिपेंडेंट रहूं. So that life cycle, that's a cycle, continuous cycle. So don't fall for that. There are 2 ways. Number 1, I told you, upfront down payment. That is one way. दूसरा मैंने आपको जो बताया था, what you can do is 1 lakh का EMI है. Stay on rent for 15-20 years. Invest that 70,000 in an index fund. That 70,000 in an index fund over a span of 20 years turns out to be 8 crores. वो हमने कैलकुलेट भी किया था. So 8 crore का तब का वैल्यू, it is आज का अराउंड 2.5 crores. तो आपको अपफ्रंट हाथ में 2.5 crores मिल जाए. તમે ઈ જ કરો તો चुप नहीं. તમે કેટલા मेरा बात हम लोग बात में म्यूचुअल फंड में 1 साल का रिटर्न्स नहीं देगा. म्यूचुअल फंड नहीं, यहाँ हमारे इंडेक्स फंड इंडेक्स फंड इधर लास्ट 20 इयर्स चेक कर सकते हैं. अमुक years. That's what. See, when you check the history of last 40 years, उसमें से कोई भी टाइम पीरियड ले लो, but don't see one single year. See a time period of 13 to 15 years. तो 15 साल का टाइम पीरियड हो गया ना, तो मिनिमम 12 to 13% कैगर, नॉट 1 year. 12 to 13% CAGR इंडेक्स फंड ने दिया और दिया ही है, और वो देगा भी आगे. इट्स नॉट पॉसिबल कि पूरा कंट्री खत्म हो जाए, क्योंकि इंडेक्स फंड है वो टॉप 50 कंपनीज ऑफ द कंट्री. तो आप 1 साल का रिटर्न देखोगे, उधर हार्ट अटैक आ सकते हैं आपको. जैसे कोविड आ गया तो उसमें बहुत कम हो गया, कोविड के बाद वाले साल में बढ़ भी गया. वैसे दैट कन्विक्शन यू नीड, वो होगा तो ही आप इन्वेस्ट कर पाओगे, तो ही निकल पाओगे, नहीं तो EMI के चक्कर में आप बैंक को पैसा दे दो, बैंक आपका पैसा इन्वेस्टमेंट ही करने वाला है. वो आपके पैसे से बीच में ब्रोकरेज खा के इन्वेस्टमेंट कर, आप उसका घर भी बना रहे हो और इन्वेस्टमेंट भी कर. इसमें एटलीस्ट आप खुद इन्वेस्टमेंट करोगे. सिंपल एग्जाम्पल फॉर दैट. इसमें कन्विक्शन कैसे बनता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त में ना जर्मनी वॉज डिस्ट्रॉयड बैडली. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में ना वॉर वॉज क्रिएटेड, बीच में बर्लिन थे और ईस्ट वेस्ट जर्मनी डिवाइड हो गया था और सब कंट्री टूट पड़े थे जर्मनी को हिटलर की वजह से. इतना बर्बादी हो गया था हालत, उसका स्टॉक मार्केट कुछ 60 to 70% डाउन हो गया. हिस्टोरिक लो में था वो. 60 to 70% स्टॉक मार्केट डाउन होना मतलब इट्स वर्स्ट. मतलब ऐसा लगता है कि अभी खत्म ही हो गया, अभी कुछ रिटर्न में कुछ आने वाला नहीं है. 1944-45 का बात चाल.
और उसका 2.5-3 years के स्पैन में वो स्टॉक मार्केट 200% बढ़ा, मतलब डबल हो गया, 250%। कितना स्पैन में? 2.5-3। पब्लिक वाला जर्मनी खत्म हो गया, अभी कुछ हो सकता नहीं, इतना डिजास्टर हो गया था। इसके बाद भी अगर ग्रो करके वापस लेवल पे आ सकता है, मतलब दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी कि कितना भी खराब टाइम आए उसमें से बाहर निकल के हैबिटुएट करके बेटरमेंट प्रोग्रेस करने का हैबिट है। इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, यू कैन नॉट अवॉइड दैट। इट हैज हैपेंड नॉट वंस ट्वाइस सिंस इयर्स, 150-200 इयर्स का हिस्ट्री S&P 500 यूएस के इंडेक्स का। वो हर एक रिसेशन के बाद वापस बाउंस बैक हुआ, हर एक रिसेशन के बाद वापस बाउंस बैक हुआ। यू कैन सी दैट चार्ट ग्राफ, यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ। ओके सर ये चार्ट कहाँ मिलेगा? So that's online, Google laptop, सब अवेलेबल ऑनलाइन। US इंडेक्स चार्ट, सेंसेक्स चार्ट, निफ्टी चार्ट, पीएस। अपना खाली देखो ना, अपना 94 में निफ्टी बना था, 1978 में इंडेक्स आया था BSE सेंसेक्स, 1994 में निफ्टी आया था। 1994 से 2023 का डेटा खाली चेक करो, सो मेनी बैड थिंग्स हैव हैपेंड। .com बबल आया, फिर रिसेशन 2007 वाला आया, फिर बीच में वो अपना कांग्रेस बीजेपी सरकारें चेंज हुई, कारगिल वॉर हुआ 99-2000 में, उसके बाद 2008 में वो सब प्राइम क्राइसिस था, 2013। हर एक बार गिरता है इंडेक्स, वापस रिकवर, गिरता है इंडेक्स वापस, एंड उसके बाद भी 15-17% CAGR दिया। इतना सब चेंजेस होने के बाद भी, कोविड आया उसके बाद, so many things are पार्ट एंड पार्सल। इनफैक्ट वो लाइन ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ऐसा हुआ तो सब लोग आंख बंद करके हाँ हमें तो सेफ FD हो गया, तो सभी लोग इन्वेस्ट करेंगे टॉप 50 में, तो टॉप 50 भी नहीं चलने वाला। द बैड थिंग अबाउट गुड आइडिया इज दैट इट इज एक्सटेंडेड अननेसेसरी। तो गुड आइडिया ऑल्सो बिकम्स बैड अगर उस पर एक्सेसिव काम हो गया, ऐसा हो जाए। तो वो सब लोग नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो सस्टेन हो पाए। ऐसा बहुत ड्रैग कर दोगे गुड आइडिया, तो गुड आइडिया ऑल्सो बिकम्स बैड। अभी नेक्स्ट अभी नॉलेज अभी तो याद रखना, लाइफ में लोन कभी लेने का नहीं, लोन I won't take a loan. I have never taken a loan in my life, not even a single. Now, सर आटला पैसा देगा मैं बैंक में zero debt. भाई कुछ नहीं है, अभी joint life policy, okay, new part. This is there in retirement and this is there in death. See, your income doesn't make you rich. It is how much are your needs and wants that will make you rich. 100 करोड़ कमा के भी दुखी रहने वाले और 1 करोड़ में भी खुश होगा। So it all depends on your wants and needs. How much you keep it in life. I will give you hundreds of incidences. Sports people, actors, politicians, 200 crores कमा के भी डिप्रेशन, सुसाइड, बैंक्रप्सी, सब हुआ। Why? Place for more. एक नहीं 100 एग्जाम्पल तेरे को अभी लगता है, but when you start making money ना,
That time you understand. सर कोई नहीं We don't talk this. Example. and सर सब देगा तुम खाली ये बुक पढ़ना। आज मैं तुमको एक ये शेयर करेगा अपना पॉडकास्ट है, I shared that podcast, वो पॉडकास्ट सुनना, उसमें सारा एग्जांपल्स दिया हुआ है। अभी कम टू दिस पार्ट, लाइफ पॉलिसी। सर एक एग्जांपल You read this beautiful book. इकिगाई पढ़ा है किसी ने? इकिगाई कोई पढ़ा है? अरे इसमें बुकवास लेके आते हैं। इकिगाई IKIGI Ikigai, it's a book based on Japanese philosophy of life. Okay? तो वो Japanese नहीं है, it's a general philosophy. Read that book और you won't regret it. It is one of the best books you'll read. Ikigai. Okay? नहीं, it is cheer you up. ऐसा बोलो। Bhagavad Gita is also good. I also have read, but Bhagavad Gita थोड़ा heavy होता है. Gold bonds are the best way to invest in gold. It is if you want to park your white ka money in gold. Black वाला अगर आपको park करना है ना, you can simply buy the coins. Don't invest in jewelry. Jewelry is a utter waste. 20% आपका ऐसे कट जाता है. तो jewelry is not an investment in gold. If you want to invest your cash, you can put it in gold coins or gold biscuits. पैसा आप कर सकते हो. White का पैसा अगर आपको gold में डालना है तो RBI का sovereign gold bonds आता है, best investment in gold. It gives you gold का rate plus 2%. उसका tranches में launch होता है. 7, 8, 9, 13, 14 tranche अभी चल रहा है. You can invest in that. डाउन पेमेंट बोले ब्लैक में देવું પડે नहीं, वो डिपेंड करता है आपका अग्रीमेंट कितने का बना है. थोड़ा ब्लैक थोड़ा व्हाइट चलता है, बट आज अभी रेरा के आने के बाद तो बहुत तो सीआर बोला मतलब कि ब्लैक में आपको पड़े रे व्हाइट में देना पर टैक्स ला 100 रुपए से white व्हाइट का पैसे का मतलब है जो आपने ऑलरेडी टैक्स भरा हुआ है, वो पैसा मतलब पिछले सालों का जमा हुआ. मतलब जितना हो सके उतना ज्यादा तो लोन का हाँ, ये रेरा के बाद व्हाइट का ज्यादा चल ब्लैक अरे देव पोषक चलो ना अभी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फोकस, दैट्स जॉइंट लाइफ पॉलिसी. ये आपने डिसोल्यूशन में भी मैंने ब्रीफ में बताया था, आपको याद होगा तो. जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ओके. सी, एक तो होता है आपका पर्सनल लाइफ पॉलिसी. व्हाट इज लाइफ पॉलिसी? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. ओके, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप पर्सनल लाइफ पे लेते हो, उसका प्रीमियम पे करते हो और डेथ हो गई तो यू गेट दैट क्लेम अमाउंट, राइट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. एक तो आपका ये होता है अपना टर्म इंश्योरेंस और दूसरा होता है एंडाउमेंट पॉलिसी. टर्म इंश्योरेंस में आपका मैंने बताया था पॉलिसी बाजार 500 रुपए में लाइफ कवर पर मंथ, उसमें प्रीमियम कम होता है. दैट्स कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस. एंड मैंने बोला भी था आपको कि एवरीवन शुड बाय अ टर्म इंश्योरेंस. और जितना यंग एज में लोगे आपके एज में तो आपको 500-600 में प्रीमियम 6000 रुपए साल में मिल जाएगा,
रिमेंबर। एंड दूसरा होता है एंडोमेंट पॉलिसी, वो जगह बनाने वाला काम। उसमें जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, पहले भी मिलेगा, बाद में भी मिलेगा, बूढ़ा होगा तो भी मिलेगा। तो उसमें एंडोमेंट पॉलिसी में आपके प्रीमियम ज्यादा होते हैं, आपके एंडोमेंट पॉलिसीज में प्रीमियम थोड़े ज्यादा, प्लान्स होते हैं। आपने देखा होगा वो बोलता है एजेंट कि हर महीने 15, हर साल अभी लाख रुपया भरो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, उसके बाद बैठ जाओ, फिर आते रह जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेंट पॉलिसी। उसको क्या बोलते हैं? एंडोमेंट। तो वो कभी करना नहीं चाहिए। नेवर मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। यू शुड टेक अ टर्म इंश्योरेंस, दैट्स इट, प्रैक्टिकल। ओके, नाउ यहां पर आपके पार्टनर्स जो होते हैं उनका अलग से लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, वो अलग है, उसका प्रीमियम वगैरह पर्सनल एक्सपेंस है, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। बट कभी कभी बिजनेस भी पार्टनर्स के लिए एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकाल के रखता है। मतलब बिजनेस इज टेकिंग आउट अ पॉलिसी फॉर ऑल द पार्टनर्स टुगेदर। दिस इज कॉल्ड एज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एंड दिस जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम विल बी पेड बाय बिजनेस, मतलब विल बी पेड बाय ऑल द पार्टनर्स टुगेदर। So let's assume there are 3 partners in the firm, let's say A, B and C, and they have taken out a joint life policy of 1 crore. They have taken a joint life policy of 1 crore. So on this 1 crore rupees, suppose there is a premium of let's say 5 lakh rupees a year. तो 5 लाख का प्रीमियम कौन पे करेगा? बिजनेस पे करेगा। तो वो बिजनेस का एक्सपेंस कंसिडर होगा। और इसमें से किसी की भी डेथ हो जाए, ए, बी या सी की, तो उनके फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा। बिजनेस विल गेट दैट 1 crore rupees. Business will get that 1 crore rupees. That is called as the claim value in case of death. So that बिजनेस को झटका न लगे, क्योंकि डेथ होने पे बिजनेस को एक पार्टनर कम हो गया, काम वाम सब अटक जाएगा, तो पैसों का एक सपोर्ट मिल जाए। तो दैट 1 crore they'll get it from the company. For that reason only they take out a joint life policy कि बिजनेस अटक ना जाए। तो ये तो डेथ में होता है। हम लोग कर रहे हैं रिटायरमेंट। तो जब रिटायर होता है कोई पार्टनर और ऐसी पॉलिसी ली गई है, तो आपके पास 2 चॉइसेस है। एक, या तो उस पॉलिसी को सरेंडर कर दो। क्या कर दो? सरेंडर मतलब उसको बेच दो वापस, कंपनी को डिसकंटिन्यू कर दो। तो डिसकंटिन्यू करते वक्त क्या होता है, आपने जो ये प्रीमियम्स पे किए हुए हैं उसमें से कुछ पैसा काट कूट के आपको वापस दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज सरेंडर वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं? सरेंडर वैल्यू, विच इज लाइक योर सेल वैल्यू, जो आप डिसोल्यूशन में करते थे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड दो होते थे, पॉलिसी बेच देते थे। तो पॉलिसी बेचना कब पॉसिबल है? जब ये एंडाउमेंट पॉलिसी है। टर्म इंश्योरेंस बेचोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये कौन सी पॉलिसी की बात चल रही है? एंडाउमेंट पॉलिसी। तो एंडाउमेंट पॉलिसी में सपोज पार्टनर ने 5 साल प्रीमियम पे किया है, 5 lakhs, 5 lakhs, 5 lakhs, 5 lakhs and 5 lakhs, एंड 5वें साल के बाद सी रिटायर हो रहा है लेट्स से फ्रॉम बिजनेस। तो सी रिटायर हो रहा है, तो पार्टनर्स ने क्या सोचा, अब ये पॉलिसी रख के मतलब नहीं है, इसको सरेंडर कर देते हैं, बेच देते हैं, फिर 2 पार्टनर नई पॉलिसी बना देंगे वापस। तो 5 कितना होता है? 25 लाख, करेक्ट। तो 25 लाख जब वो सरेंडर करने जाएंगे ना 5 साल